Good morning, class 12th, and welcome to the next video of Indian Economic Development, chapter number 10, which is named Employment and Unemployment. In the last video, we have discussed about the human capital formation and we have ended it. ठीक है, SCA चैप्टर आपने पूरा पढ़ा था, उसके प्रॉब्लम्स वगैरह के बारे में पढ़ा था हमने, राइट, और उसके सॉल्यूशंस के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था. अब आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट चैलेंज इंडियन इकोनॉमी का, बहुत ही हमारा जो प्रोलॉन्ग पीरियड से चला आ रहा है हमारे सामने, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. कोई नई टर्म नहीं है, यू ऑल नोज वेरी वेल अबाउट इट. अ सिचुएशन व्हेन अ कैपेबल एंड विलिंग पर्सन which is who is also ready to work at the given wage rate but still couldn't able to find a gainful job. वो सिचुएशन जहाँ पे आदमी काम करना चाहता है, काम करने का कैपेबिलिटी भी है उसके अंदर, गिवन वेज रेट पर तैयार भी है, बट फिर भी उसको अगर जॉब नहीं मिल रही है तो वो सिचुएशन कहलाती है अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. अब जो एम्प्लॉयमेंट होती है किसकी होती है बच्चों? जो काम करते क्या करते हैं उनको, वर्कर. तो जो एम्प्लॉयमेंट है किसके लिए है? वर्कर्स के लिए. तो हम पढ़ते हैं वर्कर्स के बारे में कि हु इज़ अ वर्कर, अ पर्सन हु इज़ एंगेज इन एम्प्लॉयमेंट टू अर्न अ लिविंग. यानी कोई भी एक ऐसा पर्सन जो एक गेनफुल जॉब में एंगेज्ड है एंड ही इज़ अर्निंग अ लिविंग. ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्कर, राइट. अच्छा, अब जो वर्कर्स की कैटेगरी है उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर. नाम से बड़ा क्लियर है, सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसने अपने आप को खुद ही एंगेज किया. पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके क्या है? दोज हु आर एंगेज, यानी दोज पीपल या दोज वर्कर हु आर एंगेज इन देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, जो अपने ही किसी काम धंधे में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना कुछ एंटरप्राइज एस्टेब्लिश खुद किया हुआ है या अपने किसी प्रोफेशनल प्रैक्टिस को कर रहे हैं. ऐसे सभी लोग हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स. जिसमें आपके आसपास जो छोटी मोटी शॉप्स आपको नज़र आती हैं वो सब आ जाती हैं, किसी का अपना शोरूम कोई खोला हुआ वो नज़र आ जाता है, इवन जो आपके जो आसपास जो खाने पीने की दुकानें वो भी उसी में आ जाती हैं. और प्रोफेशन में देखें तो इसमें हमारे पास डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, जो सब अपनी इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उन्हें हम सबके क्या कहते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, बिकॉज वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, सिंपल बात. ठीक है, दे आर देयर ओन बॉस. तो इस तरह से ये हमारे कहलाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स. सॉरी. नेक्स्ट इसमें आता है जो हमारे सेकंड कैटेगरी है हायर्ड वर्कर्स की. हायर्ड के नाम से देखो, हायर्ड वर्क मतलब होता है कि कुछ किराए पर लेना. तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ? ऐसे वर्कर्स जो किसी के अंडर काम करते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं एंड गेट पेड एंड गेट द रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड वेजेस. तो ऐसे लोग जो किसी और के लिए काम कर रहे हैं और बदले में वेजेस एंड सैलरी उनको मिलती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हायर्ड वर्कर्स. अब इसके आगे जो हायर्ड वर्कर्स हैं उनका फिर से बाइफरकेशन होता है, दो पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उनको हम, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्कर्स. तो स्टूडेंट जो फॉर्मल वर्कर्स हैं वो तो ऐसे वर्कर हैं हु अवेल द ऑल द फैसिलिटीज़ ऑफ जॉब सिक्योरिटीज़, लाइक जो हमारे जितने भी लेबर लॉज हैं वो सारे इम्प्लीमेंट होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं उस सेक्टर में. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोला अभी कि इनके पास एक फिक्स पेरोल होता है और जॉब की सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन द फॉर्मल सेक्टर, जो आपको इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं मिलता. इसमें भी आपको जॉब्स में जॉब होती है, सैलरी होती है, सब कुछ होता है, बट एक जॉब सिक्योरिटी नहीं होती इसके अंदर. दूसरा, इस सेक्टर के अंदर कोई आपको फिक्स पेरोल भी नहीं होता. ठीक है, सैलरी तो मिलेगी बट वो फिक्स होगी या नहीं ये नहीं पता, आपको कितने दिन की है ये नहीं पता, कब तक उस जॉब में आप एंगेज रहेंगे ये भी आपको कुछ पता नहीं होता, यानी एक रिस्क रहता है इसमें. तो ये बात है हायर्ड वर्कर्स की. यानी वर्कर्स के दो टाइप, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड, और हायर्ड के दो पार्ट हो गए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. नाम से क्लियर है, ऐसा वो स्ट्रक्चर यानी जिसमें आपके जो वर्क फोर्स है वो किस किस तरह से कितने मतलब हमारे जो तीन सेक्टर होते हैं मेनली, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. तीनों सेक्टर्स में आपका वर्क फोर्स का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना कितना पार्ट वो हमारा होल्ड कर रहा है, उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. सो इंडिया में जो प्राइमरी सेक्टर है वो होल्ड करता है 43.8% ऑफ द वर्क फोर्स. सेकेंडरी सेक्टर है जिसको हम इंडस्ट्रीज वगैरह काउंट आ जाती है इसके अंदर हमारे पास सारी, वो होल्ड करते हैं 24.7%. और जो टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस, कॉमर्स एंड ट्रेड एक्टिविटीज सारी आ जाती हैं वो हमारा होल्ड करते हैं 31.5%. अब यहाँ पर जो आपको डाटा को दिख रहा है प्राइमरी सेक्टर के बारे में 43.8%, ये भी इंडिया में देखा जाए, इंडिया को अगर हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो ये डाटा हमारा काफ़ी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है. बाकी कंट्री से परसेंटेज बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 1/4 होता है इससे. तो ये भी एक शो करता है इंडिया की बैकवर्डनेस को,
कि इतने सालों के बाद भी इंडिया थोड़ा बैकवर्ड स्टेज में भी है, क्योंकि इस परसेंटेज ज़्यादा होना इज़ नॉट अ गुड साइन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है जॉबलेस ग्रोथ के बारे में। तो बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन होती है इसमें। देखो नाम से बड़ा क्लियर है, ग्रोथ तो है, देयर इज़ अ ग्रोथ बट विदाउट जॉब, ग्रोथ विदाउट जॉब इज कॉल्ड द जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, क्या होता है इसमें कि जब आपका जीडीपी ग्रोथ तो होता है बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर लेसर देन द जीडीपी ग्रोथ रेट। अगर हम प्रोपोर्शनली देखें तो जीडीपी ज़्यादा नज़र आएगा मगर आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उतनी लेवल पर यानी उस प्रोपोर्शनल रेशो में नहीं होंगी। ठीक है, और ऐसा होता कैसे, आपको बताया था मैंने, एक हमने मैक्रो में टॉपिक था नेशनल इनकम टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे, उसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था जीडीपी के बारे में कि इस जीडीपी पर ट्रू इंडिकेटर ऑफ द वेलफेयर, तो वहीं पर इसका आंसर था नो। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जीडीपी तो हमारा राइज हो सकता है कि कई रीजंस हैं उसके। ठीक है, जैसे एग्जांपल पर अगर ले लेते हैं कि जीडीपी तो राइज हो सकता है प्राइस के बढ़ने से भी, तो मॉनेटरी टर्म्स में आपकी जो वैल्यू होगी वो तो नज़र बढ़ जाएगी आपके पास। बट क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, या इसका ऐसे भी कह सकते हो कि जब सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में अगर जीडीपी राइज हो रहा है तो प्रोडक्शन एक्टिविटी तो नहीं बढ़ रही होगी। जब तक प्रोडक्शन एक्टिविटी राइज नहीं होगी, आपका आउटपुट लेवल राइज नहीं होगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट क्यों होंगी। ठीक है, क्योंकि आउटपुट लेवल तो सेम है। तो इसका मतलब जो जॉबलेस ग्रोथ है वो सिचुएशन थोड़ी सी खतरनाक होती है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है इसमें, लास्ट टॉपिक आज की वीडियो के लिए, टाइप्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप कौन कौन से हैं। तो बच्चों हमारे पास टोटल जो हमारे पास 6 से 7 टाइप हमारे पास है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल है, साइक्लिकल है एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करें सबसे पहला। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ये वो सिचुएशन है जो आपको क्लियरली नज़र आ रही है कि हमारे इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, चाहे वो हमारा एजुकेटेड सेक्टर के हों, चाहे वो अनएजुकेटेड सेक्टर के हों, प्राइमरी के हों, सेकेंडरी के हों, टर्शरी के हों। ठीक है, वो सारे बिलिंग पर्सन जो एबल भी काम करने के वो हमारे घूम रहे हैं बस जॉबलेस। तो वो सिचुएशन क्या कराएगी हमारे लिए, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, किसी भी सेक्टर में हो सकती है। सेकंड आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कुछ नया पॉइंट है आपके लिए। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं उस सिचुएशन को जहाँ पे इकोनॉमी के स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, जिसके रीज़न हो सकते हैं 2 कि या तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाएँ इकोनॉमी में, जिसकी वजह से जो लोग उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली उनको जॉबलेस होना पड़ेगा, राइट। और ऐसे लोग, दूसरा रीज़न ऐसा होता है कि चेंज इन डिमांड पैटर्न, कि जिस फील्ड का वर्कर है, जिस आउटपुट को वो प्रोड्यूस कर रहा है, जिस कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उस कमोडिटी की डिमांड ही खत्म हो जाए मार्केट से, तो उसे कुछ ना कुछ टाइम बाद तो एम्प्लॉयमेंट से हटना पड़ेगा और उसे क्या रहना, वो हमारे किस में आ जाएगा, फिर ही फॉल अंडर द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे आपको एग्जांपल दूँ मैं, जैसे आपको बताया था हमने इसके बारे में पहले भी कि एक ऐसा केस जिसमें, जैसे आपको बताया अक्षय कुमार की मूवीज़ जब आई थी स्टार्टिंग में, अक्षय कुमार के आने के बाद हमारा जो शूज़ का पैटर्न था बहुत चेंज हुआ था, क्योंकि लोगों ने उससे इम्प्रेस होकर, इससे इन्फ्लुएंस होकर स्पोर्ट्स शूज़ की डिमांड एकदम से बढ़ा दी थी और लेदर शूज़ की डिमांड उस टाइम बहुत कम हो गई थी। तो वो जो चेंज आया, जो हमारे जो लेदर शू मेकर थे, जो उसके कारीगर हुआ करते थे, शूज़ बनाते थे लेदर के, वो सारे जॉबलेस हो गए थे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट होती है जिसमें किसी डिमांड पैटर्न के चेंज होने से, यानी आपको जो कंजम्पशन पैटर्न उसके चेंज होने की वजह से, या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से अगर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बन रही है, तो वो क्या कहलाएगी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड वन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अ पर्सन हैविंग अ हाई कैलिबर बट ही हैज़ अ जॉब विच इज़ नॉट, कह सकते हैं आप उसको, जो उसके लेवल की नहीं है। ठीक है, ऐसी जॉब जो उसके लेवल की नहीं है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, एक पीएचडी पर्सन जो एक अच्छे कॉलेज का लेक्चरर होना चाहिए, अगर वो एक 6th या 7th या मतलब टीजीटी लेवल पर काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जॉब उसके मतलब की नहीं है, उसके लेवल की नहीं है, उसका जो क्वालिफिकेशन है वो हायर है, बट उस सिचुएशन में क्योंकि उसके पास जॉब अवेलेबल नहीं है, वो एक लो पेड जॉब भी कर रहा है, लो प्रोफाइल जॉब भी कर रहा है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल। ये एम्प्लॉयमेंट का वो स्ट्रक्चर है जो जॉब के चेंज करने की वजह से क्रिएट होता है। जैसे कि मान लो सपोज करो मैं एक पर्सन हूँ, मैं अपनी एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, तो टाइम पीरियड जिसमें हमें वो जॉब नहीं मिलेगी, जो मेरा सर्चिंग पीरियड होगा, उस सर्चिंग पीरियड के दौरान मैं क्या रहूँगा, जॉबलेस रहूँगा। तो वो जो सर्चिंग पीरियड मेरा टाइम लेवल से, मैं उसमें कौन सी कैटेगरी का आऊँगा, मैं उस कैटेगरी में आऊँगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, जिसमें मैं एक जॉब को चेंज करने से बाद दूसरी जॉब ज्वाइन करने के बीच का टाइम पीरियड जो मैं जॉबलेस रहा, तो आई एम फॉलिंग अंडर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बच्चों वो सिचुएशन है जो इकोनॉमी के जो हमारे फेजेस आपने देखे हैं, जिसको हम बोलते हैं रिसेशन पीरियड, बूम पीरियड, रिकवरी पीरियड,
इस टाइम पीरियड के बीच में जो फेजेस की वजह इकोनॉमिकल चेंजेस की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे आजकल आपने देखा कोविड-19 जब से आया है, पूरे ही वर्ल्ड में जो रिसेशन आया, भयंकर रिसेशन आया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। ठीक है, तो वो जो सिचुएशन कहलाती है हमारी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। द लास्ट वन इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ इसके बारे में बच्चों। वो सिचुएशन जहाँ पर द नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन अ वर्क इन अ जॉब आर मोर देन द रिक्वायर्ड, यानी कुछ लोग उसमें एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं जिनकी वहाँ ज़रूरत नहीं है। यानी अगर उतने एक्सेस पर्सन को, एक्सेस वर्कर्स को वहाँ से हटा दिया जाए तो प्रोडक्शन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन कम नहीं होगा। या ऐसे भी कह सकते हो कि उन लोगों के होने से कोई प्रोडक्शन में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ आउटपुट में चेंजेस नहीं आ रहे, बढ़ नहीं रहा। तो जो एक्सेस वर्कर हैं वो सारे क्या कहलाएंगे हमारे अंडर द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और जैसे आपको बताया मैंने कि ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में दो ही चीज़ों में ज़्यादा पाई जाती है, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और दूसरा जॉइंट एंड फैमिली बिजनेस के अंदर। राइट गाइज, तो ये आज हमने जो टॉपिक पूरा भी डिस्कस किया, इसमें हमने अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग, वर्कर्स के डेफिनेशन, वर्कर्स के टाइप्स उसमें बताया था। हायर्ड वर्कर के भी दो टाइप्स हो गए, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तीनों सेक्टर्स में ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर परसेंटेज देखा हमने। जॉबलेस ग्रोथ की सिचुएशन नई टर्म थी आपके लिए, ये आपने समझी आज। और एम्प्लॉयमेंट के सारे हमने टाइप्स आज देख लिए। आई होप आपका टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर, आई विल क्लियर इट। थैंक यू।